नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नगरीय निकायों में लगातार विकास हो रहा है और नगरीय निकायों की अलग से तस्वीर जो है उभर कर सामने आ रही है। किस तरीके से तमाम योजनाओं के माध्यम से नगरीय निकायों में विकास हो रहा है, किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि नगरीय निकायों की जो तस्वीर है वो लगातार प्रगति की तरफ बढ़ती जा रही है, लगातार बदलती जा रही है। किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से नगरीय निकाय जो हैं वो लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी हैं। झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद कार्यक्रम अजीत। में। कृष्ण मोहन जी, अगर हम बात करें पिछले नगरीय निकायों का जो एक चेहरा था कुछ वर्षों पहले और कुछ वर्षों बाद, आप किस तरह देख रहे हैं जो एक तस्वीर जो है बदल रही है, एक जो विकास जो है तमाम योजनाओं के माध्यम से वो हो रहा है? देखिए अजीत, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ 2014। जब 2014 में यदि हम किसी शहर में जाते थे, यदि हम मध्य प्रदेश के राजधानी में जब घूमते थे, तो हमको लगता था कि अभी बहुत विकास की ज़रूरत है। गली कुचे हुआ करते थे और आप देखिए कि घंटों हमको जाम में लगना पड़ता था। लेकिन 2014 के बाद एक जो क्रांति आई, और क्रांति इस प्रकार की कि अब देखिए आरओबी तैयार हुए, कई जगह पे बड़े बड़े आरओबी बन गए, तो उससे जो यातायात एकदम सुगम हो गया। और आप देखिए कि जो स्मार्ट सिटी योजना आई, स्मार्ट सिटी जी। योजना के बाद हमने देखा कि जो विकास है वो बहुत तेज़ी से हुआ। एक सिस्टम सिस्टम हर जगह दिखाई दिया। अब हम जो देखते थे झुग्गी झोपड़ी हर जगह थी, अब वो झुग्गी झोपड़ी धीरे धीरे गायब हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि आज़ादी के 68 साल बाद जो भारत के प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छता अभियान चलाया, जी। तो स्वच्छता अभियान चलाने से नगरीय विकास ज़बरदस्त हुआ। और एक जो हम देखते थे कि हर जगह पे जो अतिक्रमण दिखाई देता था, छोटे छोटे अतिक्रमण थे, छोटे छोटे शौचालय, जो अव्यवस्थित जो विकास हो रहा था, अब वो विकसित रूप से हो रहा है। प्रॉपर सुलभ शौचालय बनने लगे। छोटे छोटे मोहल्लों में आप देखिए कि सुलभ शौचालयों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो जी। मुझे लगता है, और एक और अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश ने देश में एक अलग स्थान बनाया। हमारा जो इंदौर शहर है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी। राजधानियों की बात करें तो देश की राजधानियों में भोपाल की स्थिति बहुत ज़बरदस्त हुई। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश के 27 शहर जो है वो स्टार रेटिंग में आए। तो कहीं ना कहीं विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इसके साथ ही देखिए कि जो आवासीय व्यवस्था, जो मैंने कहा कि अब हम मेरी बात करते हैं विकास की, तो जी। विकास के बहुत सारे चरण हैं। क्योंकि आप देखते थे पहले कि जो मकान थे, जो अव्यवस्थित थे, झुग्गी झोपड़ियाँ थी, बिल्कुल। उनकी जगह मकान बना के दिए जा पक्के रहे हैं, मकान बनाए पक्के गए और मकान दिए जा प्रधानमंत्री रहे हैं। आवास योजना के हाँ, तहत बनाए जा रहे हैं। अगर हम कुछ योजनाओं की बात करें, प्रमुख जो योजनाएं हैं अगर हम नगरीय निकायों में जो चल रही हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र की प्रमुख योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं। अगर राज्य की योजनाओं की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ये योजनाएं हैं जो कि अभी चल रही है। कृष्णमोहन जी, अगर हम बात करें स्वच्छता को लेकर, अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता था देश में, और एक लोगों में भी उतना ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आपको लगता है कि नगरीय निकायों की जो तस्वीर है उसको स्वच्छ करने में कहीं ना कहीं इसकी योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है? देखिए, निश्चित रूप से अजीत, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि आज जब हम चलते थे, गाड़ियों में चलते थे, तो हम अपने, यदि हमारी हमने कोई चिप्स खाया है तो उसके रेपर को बाहर फेंक देते थे। यदि हमारे बच्चे ने भी फेंक दिया तो हम उसको मना नहीं करते थे। लेकिन आज जो स्वच्छता का जब मुहिम चली पूरे देश में, अब ये होड़ लगे कि कौन सा राज्य पहले आएगा, कौन सा शहर पहले आएगा, तो उसमें हमारी नैतिक दायित्व भी बनने लगा और हम खुद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगे। आज आप देखिए कि आपके बच्चे ने जरा सा कचरा हाथ में लिया और आप उसको मना कर देते हैं। आप अपने घर के कचरे को व्यवस्थित रूप से बाहर रखते हैं ताकि वो नगर निगम, नगर पालिका के लोग आकर के ले जाएं, या फिर यदि आपकी कॉलोनी की कोई व्यवस्था है तो वो आकर के ले जाए। तो कहीं ना कहीं जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो हमें आने का हमने प्रयास किया कि पहला स्थान मिले या द्वितीय स्थान मिले, तो कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक बल था वो मजबूत हुआ। और हमारी जिम्मेदारियों से हम अवगत होते रहे। यानी हर व्यक्ति उसके लिए अब ये कह सकते हैं कि 20 से 25% आज भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन स्वयं जागृत हुआ है इसमें। बिल्कुल, स्वयं जागृत हुआ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वच्छता के साथ जो एक ओडीएफ फ्री जो एक सोसाइटी का निर्माण करना था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण था। और बहुत बड़ी समस्या जो थी एक खुले में शौच की, वो दूर करने का प्रयास किया गया और इसके परिणाम भी लगातार सामने देखने में आ रहे हैं। किस तरीके से जो शौचालय जैसी एक बहुत ही मूलभूत एक ज़रूरत थी, वो पूरी करने के लिए सरकार ने बहुत
बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं और इसका बड़ा बदलाव जो है हमको देखने को मिल रहा है। अजीत, मैं इसी में एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो आपने टॉयलेट की बात की, बहुत छोटी सी समस्या थी, लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी समस्या थी। यदि हम छोटी सी एक फिल्म के माध्यम से देखते हैं कि जो टॉयलेट एक प्रेम कथा हमने देखी जी जी बिल्कुल, तो उसमें उसने प्रदर्शित किया, और यानी वास्तव में हर एक घर की समस्या थी। गांव का गांव जो है वो एक समय पे, निर्धारित समय पे जाता था, उसको किस ढंग की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। शहरों में भी ये स्थिति थी। यदि आपको ध्यान होगा कि यदि हम अन्ना नगर से यदि निकलते थे बीएचएल की तरफ, तो देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते थे। जी भोपाल की बात हाँ, कर रहे हैं जी। भोपाल में ये स्थिति थी। भोपाल से बेरसिया रोड चल दीजिए आप, यानी हर जगह पे हम जब देखते थे तो सुबह लाइन लगी हुई होती थी। तो कहीं ना कहीं अब जो एक बदलाव आया है, समाज प्रगति के पथ पे है, और ये जो शौचालय है वो हर घर में हो गया है, और सरकार ने इसका सरलीकरण भी कर दिया है। इसके निर्माण के लिए बहुत सारी आप देखिए कि सांसदों को उन्होंने प्रेरित किया, कि सांसदों को कहा कि आपको शहर के मोहल्लों को गोद लेना पड़ेगा, कार्य करना होगा, तब जाकर के ये स्थिति निर्मित हो रही है। कृष्णमोहन जी, एक बात जो लगातार जहन में आती है कि स्वच्छता अभियान की जब शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाकर इसकी शुरुआत की थी। एक समय ऐसा था कि समाज में इस तरीके से एक सोच थी कई लोगों की कि जो स्वच्छता के लिए जो कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है या झाड़ू लगा रहा है या कहीं पर कूड़ा उठाकर फेंक रहा है, उसके काम को उतना सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक झाड़ू उठाया, उसके बाद पूरे देश ने झाड़ू उठा लिया, और जिस तरीके से स्वच्छता अभियान की एक लहर चली, कहीं ना कहीं अब गौरव का विषय हो गया है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो, हर सोसाइटी में हमने देखा है कि लोग स्वच्छता ग्रुप बनाकर साफ सफाई कर रहे हैं। अब झाड़ू उठाना, कूड़ा उठाना एक गर्व की बात हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक जो वर्ग जो कि इसके लिए काम करता था, उसका स्वाभिमान जो है वो बढ़ा है, उसकी वैल्यू जो है उसमें वैल्यू एडिशन जो है उसका हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की ओर भी हमको ले जाता है। अजीत जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि आप जब देखिए कि आपको भी लंबा समय हो गया पत्रकारिता करते, और मेरे को भी 27 साल की पत्रकारिता हो गई, उम्र भी 46 साल हो गई। तो मुझे ऐसा लगता नहीं किसी देश के प्रधानमंत्री ने कोई आह्वान किया हो, क्योंकि हम सुनते थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब बात की, एक समय भोजन त्यागने की बात की, तो पूरा देश उमड़ पड़ा था जी। तो उसी तरह जब भारत के प्रधानमंत्री ने जब झाड़ू संभाला और पूरा देश, मैंने आपसे कहा ना कि 2014 के बाद जो एक क्रांति आई, 2014 के बाद जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू पकड़ा, और उनके जो साथ के बहुत सारे जो केंद्रीय मंत्री थे उनको बड़े अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस ढंग से एक पूरी मुहिम छुड़ी, तो आप देखिए कि बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा जो अपने आप को कहते थे, उन्होंने भी झाड़ू से अपने आप को संकोच नहीं किया, झाड़ू थाम के बड़े ब्यूरोक्रेट, यानी एक स्टेटस सिंबल हो गया कि झाड़ू उसके हाथ में। यानी आप देखिए कि वो आज आप भी देखेंगे, आप अपने ऑफिस में सफाई नहीं तो पता चला आपने झाड़ू हाथ में पकड़ ली, तो आपको जो निचला स्टाफ है पूरा काम करने दौड़ जाता था। तो ये एक वर्ग विशेष का नहीं रह गया, यानी जो झाड़ू और साफ सफाई की जो बात पहले एक वर्ग विशेष को की जाती थी, जिनका सम्मान बढ़ा है। और अजीत, मैं इससे एक तरह और बात करूंगा कि हम जब बात करते थे दूरदर्शन की बात करें या आकाशवाणी की बात करें, तो एक समय ऐसा था कि जो प्राइवेट चैनल्स थे, प्राइवेट जो प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने इसको दोयम दर्जे का कर दिया था। तो इस ढंग से देखें कि हर एक उपयोगी चीज़ों को उन्होंने किस ढंग से एक स्थान दिया। आज आप देखिए दूरदर्शन, यदि आप जब विदेशों में जब जाते हैं तो केवल दूरदर्शन से फीड लेनी पड़ती, सारे जितने बड़े चैनलों के पास जो और उपकरण हैं वो बौने साबित होते हैं, लेकिन दूरदर्शन की महत्वता बढ़ गई है। आज आप देखिए कि आकाशवाणी को लेकर के यदि बात करते हैं, तो जब मन की बात आती है तो शहर में, गांव में लोग रेडियो लगा करके सुनते हैं, यानी उसकी महत्वता कितनी बढ़ गई है। इस बात को देखिए कि मोदी जी ने बिल्कुल स्वच्छता के साथ साथ जो अन्य जो चीजें थी उसको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया, अलग महत्व पुनर्स्थापित किया, उनका जो महत्व उसको पुनर्स्थापित किया है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम बात करें आवास योजनाओं की, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, अगर हम शहरी स्तर पे बात करें, तो बहुत बड़ी आबादी जो होती है वो माइग्रेट करती है शहरों में काम करने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर, गांव से दूसरे शहर। और आवास की एक बहुत बड़ी समस्या हम अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर होती है, नगरीय इलाकों की बात करें वहाँ पर होती है। और बहुत कई लोगों का जीवन जो है वो किराए के आवास में या फिर झुग्गी झोपड़ियों में बीत जाया करता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से जिस तरीके से एक व्यवस्थित विकास हुआ है, या व्यवस्थित हर वर्ग को, हर जाति वर्ग को, हर व्यक्ति को एक आवास मिले, हर परिवार को आवास मिले, इसका जो प्रयास किया गया, इसको आप नगरीय विकास में किस तरीके से देखते हैं कि संतुलित विकास जो है उसकी ओर बढ़ रहा है? देखिए जी, जो आवास योजनाएं थी वो तो थी, यानी पूर्व की सरकारें भी चलाती थी जी, लेकिन जो सिस्टमेटिक व्यवस्था बनी, लोगों को अपने दायित्व का बोध हुआ और जो आवास निर्माण हुआ व्यवस्थित ढंग से, तो वो 2014 के बाद से देखने को मिला। क्योंकि आप काम तो करते थे, लेकिन अजीत जी का कोई परिचित है तो उसको वो लाभ मिल जाता था, लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया तय किया, हर एक तबके के लोगों को आवास दिया। और आवास की, जैसे कि आपने कहा कि सबसे बड़ी समस्या आवास की होती थी, क्योंकि आप कहीं भी देखते थे कोई भी बाहर से पलायन करके आता था, यहाँ रोजगार की तलाश में शहर में ही आता है, तो जब आता है तो उसको रहने की व्यवस्था हो तो कहीं पे भी अतिक्रमण कर लेता था, एक अव्यवस्थित आवास हुआ करता था। तो
शहर के यानी जो सबसे बड़ी समस्या थी आवासीय व्यवस्था। तो आप देखिए कि इसी बात से अंदाज लगा लीजिए कि 7.5 करोड़ की आबादी वाले इस मध्य प्रदेश में यदि 9 लाख यदि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है यानी 2021 में, तो ये कितनी बड़ी बात है। यदि हम 8-10 सालों का यदि हम 8 सालों में यदि हम देखते हैं तो कम से कम आज 50 से 60 लाख मकान तैयार हो चुके हैं और बहुत सारे लोग अब रहना शुरू कर दिए हैं। तो एक व्यवस्थित व्यवस्था मिली है, सरकार ने लोगों को प्रमोट किया, 2.5 लाख तक का अपना जो है उसको ऋण माफ सब्सिडी दी, किया, बिल्कुल। सब्सिडी प्रदान करी और वो हर वर्ग को दी है, हर वर्ग को दी, उसमें कोई क्राइटेरिया भी हाँ, नहीं है कि- क्राइटेरिया नहीं जी। थी। यानी कुल मिलाकर के देखिए इतना एक सरलीकरण हुआ है और आज देखिए सब व्यवस्थित चीज़ें हो रही हैं। पहले हम सपने में सोचते थे। एक बार याद है कि भाई महावीर का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो भाई महावीर ने एक बात कही कि जब हम विदेश गए तो उनसे पूछा गया कि उनसे बोला गया कि आपको 9:05 में जाना है, तो उन्होंने कहा 9:05 में नहीं पहुंच पाए तो उसने कहा कि आर यू इंडियन। तो उस समय बड़ा हमें अपने आप को हम लगे कि हम बहुत छोटी स्थिति में हैं। और उसी प्रकार के उन्होंने बताया कि जब वो विदेश में गए थे तो एक सिस्टमेटिक व्यवस्था थी वहाँ पे, कोई इस प्रकार की जो सोच व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, कोई सड़क में नहीं दिखता था, जो आवासीय व्यवस्था थी बड़ी व्यवस्थित थी, झुग्गी झोपड़ी होती नहीं थी। तो आज हमें लगता है कि जो भाई महावीर ने 98-99 में जो बात कही रही होगी, वहाँ की जो स्थिति बदली थी। आज ये जो विदेशी यहाँ आते हैं, भाई महावीर जो पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश के रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं समन्वित विकास में भी बहुत बड़ा योगदान इस योजना का है। और इस तरह से जो अनियमित रूप से झुग्गी झोपड़ियाँ बस जाया करती थी कहीं पर, उनको शिफ्ट करके आवास देना, बहुत ग्राउंड लेवल पे इसका जो असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हमने अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो हमने देखा कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कि बहुत सारी झुग्गियाँ थी और बहुत सारी गंदगी हुआ करती थी, अब उनको पूरा व्यवस्थित रूप से शिफ्ट करके पक्के आवासों में शिफ्ट किया गया है। और ये दिखता है कि बदलाव जो है वो निचले स्तर पर भी आप इसको देख सकते हैं। अमृत योजना चल रही है, 2 ऐसे शहर हैं जहां पर कि जिनको की लगातार उनकी जो आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, नगरीय निकाय उनके लिए लगातार काम कर रहा है, चाहे वो सीवेज लाइन की बात हो, चाहे पानी की टंकी की बात हो, चाहे तमाम दूसरे जो निर्माण है उनकी बात हो, इस पर भी लगातार जो है वो काम जिला स्तर से लेकर नगरीय निकाय तक वो हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इससे क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। बिल्कुल। और आप देखिए कि 33 शहरों में जो है 6,686 करोड़ की लागत से जो 33 जलापूर्ति, 24 सीवेज और 23 स्टार वाटर ड्रेन की व्यवस्था बनाई गई है। तो अब देखिए कि एक इतनी बड़ी परियोजना, और अब हम जो बात कर रहे थे जो आवास मिले, तो आवास मिल जाना बस नहीं है, हर एक आदमी का ड्रीम होता है कि एक अच्छा मकान हो। तो एक अच्छे मकान के साथ साथ उसके पास सारी सुविधाएं हुई और बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिला। पहले जो था कि आप देखिए कि वहीं नाली बहती थी, वहीं कीचड़ हुआ करता था, उनको एक पढ़ने का अच्छा माहौल नहीं था। तो एक अच्छी व्यवस्था आदमी को मिली है, उसकी जीवन शैली में बहुत बदलाव हुआ है। नगरीय निकायों में क्या लगातार जो कि जिस तरीके से भार बढ़ रहा है, एक आबादी का बोझ बढ़ रहा है, उसको देखते हुए योजनाएं लाई जा रही हैं कि सीवेज की समस्या अगर हो रही है तो सीवेज लाइन नहीं डालनी हो, या पुरानी को उसको फिर से बदलना हो, या पानी की टंकी की व्यवस्था करनी हो। और ये योजना जो है नगरीय निकाय में विशेष रूप से चल रही है। अगर हम राजधानी भोपाल से लेकर सीहोर या दूसरे जो जिलों की बात करें जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, वो लगातार इस पर बड़े स्तर पर काम जो है वो हुआ है। और कहीं ना कहीं जो नगरीय निकायों की एक विकास की तस्वीर है वो बदलती हुई अब दिखाई दे रही है इस योजना के माध्यम से। स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा एक अभियान है कहा जाए इसको, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार स्मार्ट सिटी को लेकर काम चल रहा है, और उसमें हम अगर स्मार्ट सिटी के साथ हम मेट्रो को भी जोड़ दें, मेट्रो परियोजना जो चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये एक तरीके से जो शहरों को आधुनिक बनाने के तरफ ले जाएगा? देखिए अजीत, आपको ध्यान होगा कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से न्यू मार्केट था, न्यू मार्केट के पास जो एरिया हुआ करता था टीटी नगर, तो वहाँ पे जो एक बसाहट थी, और आज आप चले जाइए, आज आप जो 8 साल पहले आया होगा और 8 साल बाद यदि कोई आएगा तो वो महसूस नहीं कर सकता कहीं आया, उसको लगेगा कि कोई विदेश के शहर में हम आ गए। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है समाज में, क्योंकि आपने एक बात देखी कि जब आज आप आज़ादी के 68 साल बाद यदि हम स्वच्छता की बात कर रहे थे तो हम कितने पीछे थे। अब यानी स्मार्ट तो बनने की बात नहीं है, हम अब कचरे को सामने फेंक दे रहे थे, हम सोच के लिए बाहर जा रहे थे, शौचालय घर में नहीं था, तो हमारी सोच क्या रही होगी। तो आज आप देखिए जब हम स्मार्ट सिटी की कल्पना किए तो धीरे धीरे हम स्मार्ट होते गए। जब हम स्मार्ट होते गए तो वो स्मार्ट स्वरूप हमको देखने को मिला। अभी भी हमको ये लगता है कि सरकार की नीयत बहुत साफ है, लेकिन क्रियान्वयन में जो गति होना चाहिए, क्रियान्वयन में जो विश्वसनीयता होना चाहिए, क्रियान्वयन का जो ढंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्रियान्वयन एजेंसीज हैं, उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें कड़ाई की जरूरत है, सतत निगरानी में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई प्रोजेक्ट चालू होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जब शुरू होते हैं तो वो आज भी अधर में पड़े हुए हैं, क्योंकि यदि टाइम बिंग यदि शुरू नहीं, क्योंकि लेकिन अब हम देख रहे हैं कि देश में एक अलग व्यवस्था बनी, लगातार
मॉनिटरिंग हो रही है उसकी एक आपने खुद देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कलेक्टरों से डायरेक्ट बात की है जी कि आप जब बात की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के काम क्यों नहीं पूरे हुए, कई राज्यों ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया, जो दूसरे राज्य जो जिसका शासन जो है दूसरे पार्टियों के द्वारा हो रहा है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि पीएम इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए कि पीएम कितने सजग रहे हैं कि उन्होंने सीधे बात करी कि भाई आवास योजना की स्थिति क्या है, स्वच्छता की स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं जो डीएम में एक भय बन गया है, डीएम को ये लग रहा है कि नहीं हमारे पास ऊपर जो केंद्रीय एजेंसी भी हमको निगरानी रख रही है। हाँ मॉनिटर कर रही है। अब हाँ। वो सिस्टम बोल, पहले कहावत है कि सिस्टम तो ऐसे ही चलता ऐसे है, ही चलता है। लेकिन अब सिस्टम को कैसे चलाया जाता है ये अब देखने को मिल रहा है। सिस्टम किस तरीके से तेजी से काम कर सकता है, परफॉर्मेंस दे सकता है, वही सिस्टम है, वही लोग हैं, लेकिन अब परफॉर्मेंस में काफ़ी अंतर देखने में आ रहा है। मैं आपको अपना बताऊं एक निजी अनुभव कि मैं इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वहाँ पर गया था, तो उसकी प्रोसेस देखने के लिए गया वहाँ जब स्टोरी करने के लिए, तो वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, उसकी मॉनिटरिंग दिल्ली से हो रही थी और डे टू डेट उसकी रिपोर्ट दिल्ली जा रही थी और वहाँ से मॉनिटर किया जा रहा था वीडियो के माध्यम से कि कितनी क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितना काम हो रहा है। तो ये चीज़ वहाँ देखने में बड़ा अद्भुत लगा कि इस तरीके से सीधे नई दिल्ली से जो मंत्रालय है वो मॉनिटरिंग कर रहा है और उसकी रिपोर्ट बना के आगे भेज रहा है। तो ये लगता है कि हाँ अब टाइम लाइन के अंदर काम पूरा हो, ड्यूरेशन के अंदर पूरा हो, और इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग किया जा रहा है। और ये अपना पे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि योजनाएं बन जाती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं अगर अधर में लटकता है या ढीला पड़ता है तो उसका उतना लाभ जो है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं मिल पाता है। और इसलिए शायद सरकार का प्रयास है कि जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो भी सही हो, सही तरीके से हो। हालांकि इतनी पुरानी व्यवस्था को बदलने में और समय लग सकता है, लेकिन बदलाव आ रहा है। निश्चित रूप से अजीत, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो मॉनिटरिंग है वो, आपको ध्यान होगा कि आप किसी चीज़ के लाइव करने जाते थे कितनी कठिनाई होती थी, आज आपको केवल एक मोबाइल के माध्यम से लाइव कर सकते हैं। आज जो आपका मंडला में बैठा, मंडला के मवई में बैठा हुआ व्यक्ति आपको डिजिटल माध्यम से जुड़ जाता है। तो ये जो डिजिटल क्रांति आई है, जी जो डिजिटल क्रांति के माध्यम से आज जो डिजिटल संवाद हो रहा है, यानी आप सोचिए कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन सीधे पीएम तक पहुँच रही है। बिल्कुल। पीएम ने अपना ऐप जो लॉन्च किया, पीएम के ऐप में एक एक चीज़ों के क्रियान्वयन की व्यवस्था पहुँच रही। तो इससे कहीं ना कहीं जो निर्माण एजेंसी थी तो उसमें भी बहुत भय का माहौल बना हुआ है। पहले तो ऐसा लगता था कि पत्रकार देख लेगा, कोई एनजीओ देख लेगा, तो ब्यूरोक्रेट हाँ देख लेंगे तो, लेकिन अब अपने क्या हो गया, स्तर अब पे। तो जी। उनको डर है कि ऐसा ना हो कि भैया हमारी पूरी फंडिंग रोक दी जाए। और कई ऐसी एजेंसियां जिनको कि ब्लैकलिस्ट किया गया है, Blacklist किया जिन्होंने सही समय पे काम नहीं किया तो उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। और ये प्रोसेस लगातार, प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। अगर और आगे आपको लगता है? अजीत, एक और बात मेरे को जी। लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं नगरीय विकास की, तो एक बात और है कि हम कभी देखते थे कि जो सड़कों के किनारे कहीं पे भी लोग रोजगार के लिए खड़े हो जाते थे, कहीं भी जी। अव्यवस्थित ठेले लगे रहते थे, जी तो एक खोमचे हम हर जगह देखते थे। तो सरकार की जो योजना है जिसकी आप बात कर रहे थे, तो पीएम स्वनिधि योजना, उससे एक अलग माहौल क्रिएट हुआ है। जी सरकारों में आपने, हर राज्यों ने अपने राज्यों में अलग अलग चीज़ें की हैं। तो जो मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 5,19,000 फूड विक्रेताओं को ऋण प्रदान किए गए हैं। और इसमें एक अच्छी बात है कि 1,58,000 ने तो ऋण वापस भी कर दिए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा रूप ले और रही मध्य हैं। प्रदेश शायद ये स्ट्रीट वेंडर जो हाँ। इसमें अव्वल है पूरे देश में। अव्वल है। जी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मतलब ये योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से इसका जो है लाभ जो है सही समय पर सही व्यक्तियों को मिल सकता है। बिल्कुल। ऐसी कई और योजनाएं हैं। अगर आपने आजीविका की बात करी, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय होता है, जो कि बढ़ती आबादी और उसको रोजगार देना, आजीविका के साधन देना, और इसके लिए भी तमाम योजनाएं चल रही हैं। अगर हम जैसे कि अगर डिजिटल की बात करें तो स्टार्टअप अभी बहुत बड़ा जी, कार्यक्रम बहुत हुआ बड़ा इंदौर में, जी। स्टार्टअप इंडिया के तहत। स्टार्टअप जो को किस तरीके से एमपी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लॉन्च की उसको लेकर कि हमको किस तरीके से स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, किस तरीके से नए नए जो स्टार्टअप करने वाले एंटरप्रेन्योर हैं उनको इनक्रेज करना है, उनको मोटिवेट करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि लगातार इस पर भी अब एक काम चल रहा है कि अब सिर्फ नौकरी करना ये ही ना बना रहे। कि एक समय होता था कि सिर्फ व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई इसलिए करता था कि उसको सिर्फ नौकरी करनी होती थी, अब वो स्वरोजगार कर सके, अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर सके, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसकी लगातार स्कीमें चल रही हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि जो स्टार्टअप हुआ है। तो आज जैसे मेरी बेटी है, आज वो कहती है कि हमें कोई अपना खुद तक करना है, हमें आईएएस आईपीएस नहीं बनना है, हमें कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन हमें अपनी खुद की चीज़ ईजाद करनी है। हमें कोई ऐसा काम करना है कि जो देश में हमारे नाम से जाना जाए। तो जो आज की जो युवा पीढ़ी है तो वो इस प्रयास में लगी है और इसको प्रमोट कर रही है। जिस ढंग से आपने देखा कि स्टार्टअप योजना के लिए हम पूरी पॉलिसी पर ही जाएंगे, तो सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं उनको ऋण सुगमता से मिले, उनको इंफ्रा तैयार करने में खूब मदद हो। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं सरकार करने जा रही है। तो कुल मिलाकर के हर दिशा में एक ज़बरदस्त कार्य हो रहा है और शहरी विकास इसी माध्यम से हो पाएगा। और एक बात है कि कहीं हमारा जो इस चर्चा में कहीं अधूरा न रह जाए कि हमने इस
सबसे कठिन दौर देखा, यानी मेरे को लगता है कि इस सदी का सबसे कठिन दौर यदि था तो कोरोना काल था। जी। उस कोरोना काल में जो हमने चिकित्सा व्यवस्था देखी, तो कहीं ना कहीं जो इस नगरीय विकास में जो अस्पतालों का निर्माण हुआ और लगातार उनकी व्यवस्थाओं में जो सुधार हुआ, उसका ही कारण था कि सभी प्रकार की व्यवस्था करें, एलोपैथिक की बात करें, यदि आयुर्वेद की बात करें, और भी जो पैथी होती है, वो सब लोगों ने जिस ढंग से कार्य किया, शहरी क्षेत्रों में जो जिस ढंग से कार्य हुआ, तो उसका ही परिणाम था कि कोरोना जैसी इस महामारी से हम बचे रहे और विश्व के अन्य राज्यों अन्य देशों से हम हट करके थे। बिल्कुल। और हमें देखा है कई बार होता था कि कई जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद की बात की जाए या दूसरी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको माना जाता था कि ये ग्रामीण क्षेत्र में या छोटे शहरों के लिए, लेकिन अब देखा है कि कोविड काल के दौरान इसका महत्व जो है लोगों ने समझा है। अब हर व्यक्ति जो है इसके महत्व को समझ रहा है, किस तरीके से हम इसको जो चिकित्सा पद्धति है, जो इससे संबंधित जो भी एक विज्ञान है, वो कितना महत्वपूर्ण है आपकी दिनचर्या के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए, आपके जीवन को निरोग बनाए रखने के लिए। और इसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि इस चीज़ को लोग समझें। देखिए, 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले राष्ट्रपति यहाँ से गए जी। मध्य प्रदेश यदि वो आए थे तो एक बड़े मिशन के लिए आए थे। उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम। तो जो पहले एक था कि हर इलाज जो है केवल एलोपैथी के साथ है, लेकिन आप देखिए कि स्पष्ट हो गया कि यूनानी माध्यम से भी है, आप आयुर्वेद के माध्यम से भी है। तो वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की जो बात हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका एक संदेश जाएगा। और हमारी जीवनचर्या, यदि आप ही पहले यदि 8 बजे उठते थे तो आज आप 5:30-4 बजे उठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या में बदलाव आया है और आपकी रहन सहन में खूब बदलाव आया है। तो इस कोरोना ने लोगों को जीवन सिखाया है। और हम पुरानी चीज़, आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो घर में कहा जाता था कि जूते बाहर उतारो, बाहर से आए हो तो हाथ धो। तो ये जो पुरानी जो चीज़ें थी वो फिर से याद ताज़ा हो गई है। अब घरों में उस चीज़ों का क्रियान्वयन हो रहा है। कहीं ना और कहीं अमल ये में जो आ रहा है। ये जो हाँ, आदतें थी, ये स्वच्छता जुड़ी हुई थी और बीच में कहीं ना कहीं लोगों ने इसको बीच में छुआछूत से भी जोड़ दिया था। और ये अब देख रहे हैं कि इसका जो परिणाम जो है, बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो नगरीय निकायों में किस तरीके से तमाम योजनाओं के माध्यम, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, उसके माध्यम से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। विकास जो है वो उसकी नई तस्वीर जो है उभर कर सामने आ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो नगरीय निकाय हैं या नगर हैं, उनके स्वरूप जो है अब बदल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमोहन झा जी, हमारे साथ शामिल होने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।